Today I will discuss magnetic field at the axis of a current carrying circular loop. यानी आज हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है करंट कैरिंग लूप की वजह से किसी आउट पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म का ही टॉपिक है। 2 लेक्चर इस टॉपिक में हम पहले ही आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा चुके हैं। जो हमारी लेक्चर वीडियो है वो इसकी 2 लेक्चर वीडियो पहले ही आ चुकी है और आज जो तीसरी लेक्चर वीडियो है इसकी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म की, इसमें जो आज का टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, बायट-सेवर्ट लॉ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और हाउ टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसके लॉज हम डिस्कस कर चुके हैं। राइट हैंड पाम रूल एंड राइट हैंड थंब रूल, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड किसी करंट कैरिंग लूप की वजह से। तो ये डायग्राम आपका जो है, इस डायग्राम में ये जो आपका करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप से एक्स डिस्टेंस पे ये कोई पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और जैसे कि अर्स्टेड ने बताया था कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। सिमिलरली इफ अ करंट फ्लो इन अ सर्कुलर लूप आल्सो अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ सर्कुलर लूप, यानी इस सर्कुलर लूप के भी चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी और इस सर्कुलर लूप से एक्स डिस्टेंस पे कोई पी पॉइंट हमने लिया है, उस पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? जैसे हम किसी वायर में मैग्नेटिक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किए थे पिछले लेक्चर वीडियो में, पहले हम स्मॉल एलिमेंट करंट कैरिंग एलिमेंट कंसीडर करते हैं और उस स्मॉल करंट कैरिंग की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमें होल जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। यहां पर सेम बिल्कुल प्रोसेस वैसा ही हम अप्लाई करेंगे। जैसे ये जो आपका करंट कैरिंग का सर्कुलर लूप है, इसमें हम क्या करेंगे, ये एक स्मॉल करंट एलिमेंट हम ले लेंगे जिसकी लेंथ क्या है, डीएल हमने लिया है। तो ए बी जो है हमारा करंट एलिमेंट है जिसकी लेंथ क्या है, डीएल है और इस करंट एलिमेंट की वजह से यहां पे पी पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे तो इस होल सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पर आ जाएगी। अब यहां पे जरा देखिए, इस जो हमारा ये करंट एलिमेंट है इसकी वजह से पी पॉइंट पे जब हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, ये जो करंट ये एलिमेंट है इस जो पी पॉइंट से है ये आर डिस्टेंस पे है और ये एंगल कितना बना रहा है, इसे फाई एंगल बना रहा है। अब यहां पे देखिए जरा, अब इसके 2 कंपोनेंट हमें ब्रेक करना पड़ेगा, रिजॉल्विंग द 2 कंपोनेंट ऑफ फाई। यहां पे देखिए जरा, ये जो आपका डीबी है ये इसके परपेंडिकुलर होगा, ये जो 90 डिग्री शो कर रहा है, और ये वाला एंगल अगर आपका फाई है तो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ये एंगल भी फाई होगा और ये एंगल भी फाई होगा। अब ये जो डीबी आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये डीबी, इसके 2 कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे। कौन कौन से? एक इन द डायरेक्शन ऑफ
एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, यानी सर्कुलर लूप की जो एक्सिस है उसकी डायरेक्शन में होगा, और एक इसके परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पे दो आपके कंपोनेंट है, देखिए ना, एक ये आपका जिस साइड में एंगल होता है उस साइड में हम लोग क्या लेते हैं, फाई लेते हैं, जो उस साइड में हम लोग कास लेते हैं, और उसके जस्ट अपोजिट क्या लेते हैं, साइन लेते हैं। तो यहां पे देखिए जरा, क्योंकि ये फाई है तो ये जो कंपोनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी बी कास फाई, और इसके जस्ट इस एक्सिस के अलोंग जो होगा वो क्या होगा, डीबी साइन फाई। सेम यहां पे देखिए ना, ये फाई है, इस साइड में क्या हो जाएगा, डीबी कास फाई, और इधर क्या आ जाएगा, डीबी साइन फाई। अब जब ये कंपोनेंट रिजॉल्व हो गए तो यहां पे देखिए ये वाला जो डीबी कास फाई है और ये वाला डीबी कास फाई क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है और इक्वल है, इसका मतलब ये कैंसिल कर देंगे। हमारे पास क्या मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट आएगा, केवल ये डीबी साइन फाई, और यही हम कैलकुलेट कर लेंगे इंटीग्रेट करके, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, यानी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से आ जाएगी। अब इसमें थोड़ी सी आप थ्योरी लिख सकते हैं कि लेट देयर बी a circular loop of a radius स्मॉल a, यानी इस सर्कुलर लूप की जो रेडियस है वो स्मॉल a है, ठीक है, एंड r इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P, यानी ये जो एलिमेंट है इसकी डिस्टेंस कितनी है, r डिस्टेंस है, P पॉइंट से r डिस्टेंस पे ये एलिमेंट है, ठीक। देन अप्लाइंग Biot-Savart law, the magnetic field at point P due to current element dl, ये जो करंट एलिमेंट आपने लिया है, इस करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट बी पे क्या होगी, और ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बायोट-सेवर्ट लॉ को अप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे। तो dB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट क्या फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है, आई करंट एलिमेंट क्या है आपका, dl, और साइन, और ये आपका क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन, और डिस्टेंस कितनी हम ले रहे हैं यहां पे, r डिस्टेंस ले रहे हैं, तो ये r स्क्वायर हो जाएगा। अब ये थीटा कौन सा है, ये जो 90 डिग्री शो कर रहा है, ये वैल्यू क्या है, थीटा है। सो यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट एलिमेंट एट पॉइंट P, यानी dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन 90 अपॉन r स्क्वायर, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा आपके पास
मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी ड्यू टू द करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से एट पॉइंट पी पे, यानी सो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द current element at point P क्या आ जाएगा, dB इज इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू क्या रख दीजिए, 1 रख दीजिए। तो ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड आई आपकी, ये आई करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से आई, यानी जो सर्कुलर लूप है उसके एक छोटा सा एलिमेंट हमने लिया था जिसकी लेंथ क्या थी, डीएल थी, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ गई एट पॉइंट पी पे। और ये म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट जो है आपका वो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, जो म्यू नॉट है आपका वो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, ये म्यू नॉट। ठीक, अब जब ये आ गया, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है कि इस पूरे सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है हमें एट पॉइंट पी पे। और ये जो आपके दो कंपोनेंट हमारे आए थे, ये डीबी कास फाई और ये डीबी कास फाई, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई, ये डीबी साइन फाई। सो द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड फॉर द नेट मैग्नेटिक फील्ड V due to whole circular loop यानी पूरे सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, यानी B इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल, और ये क्या आ जाएगा, DB साइन फाई। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, यानी B इक्वल टू इंटीग्रेशन DB साइन फाई। अब यहां पे DB की वैल्यू जो आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, ये DB की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, और साइन फाई की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लेंगे इस ट्राइंगल से, और वो वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, और उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड यानी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द होल सर्कुलर लूप की वजह से हमारे पास आ जाएगी। ठीक, और ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम्स में आपके पूछा गया है, जो सीबीएसई क्लास 12th का जो एग्जाम होता है उसमें कई बार पूछा गया है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग लूप, और उसमें भी कुछ पॉइंट लगा देते हैं। पहले कहते हैं एट डिस्टेंस r पे कैलकुलेट करिए, फिर कह देते हैं आल्सो कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। अब यहां से देखिए जरा, जो B की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है, ये वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर रखी है, तो पुट कर दीजिए वैल्यू। अब ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो B इक्वल टू क्या आ जाएगा, B इक्वल टू आ जाएगा DB की वैल्यू क्या है, ये पुट करिए, यानी इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL अपॉन R स्क्वायर, और साइन फाई की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी,
जरा साइन फाई की कैलकुलेट करिए। फ्रॉम ट्रायंगल, इसको ओ ले लीजिए, ये पी है, यहां पे सी ले लीजिए, तो ये फ्रॉम सी ओ पी साइन फाई, और साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है? ए, और हाइपोटेनियस क्या है आपकी? आर। तो ये साइन फाई जो है हमारा, साइन फाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे? ए बाई आर पुट करेंगे। पुट करिए यहां पे, यानी ए बाई आर। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी आपके पास एट पॉइंट पी पे। तो B इक्वल टू क्या आ जाएगा? यानी B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन ए भी ले लीजिए, और ये आर और आर मिलके आर क्यूब डी एल। अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन क्या है? कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर स्क्वायर आर क्यूब इंटीग्रेशन डी एल। यानी ये आपकी क्या आ गई? बी की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ये जब वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो जरा इंटीग्रेशन डीएल की वैल्यू क्या होगी, इसको भी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। यानी इसकी वैल्यू अब हमें चाहिए इंटीग्रेशन डीएल की वैल्यू, और ये जो डीएल है वो स्मॉल लेंथ, ये जो करंट कैरिंग एलिमेंट की लेंथ है, और इस टोटल क्या हो जाएगा? टोटल इसकी जो वैल्यू हो जाएगी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर लूप, और ये टोटल ही तो होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। इसका मतलब क्या है? टोटल लेंथ ऑफ सर्कुलर लूप। इट मीन्स इंटीग्रेशन डीएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर लूप, इट मीन 2 पाई ए। इसकी रेडियस क्या है? ए है, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर लूप की क्या होती है? 2 पाई आर। आर मीन्स रेडियस, रेडियस क्या लिया है हमने? ए। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी? 2 पाई ए। अब जरा ये डीएल की वैल्यू क्या पुट कर दीजिए? 2 पाई ए पुट कर दीजिए, तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी आपके पास, यानी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई ए। ठीक है, ये आ गई आपके पास। अब यहां से देखिएगा जो वैल्यू आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की निकल के आई, वो आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये आई और ये ए और ए मिलके क्या हो गया? ए स्क्वायर और इंटू 2 पाई अपॉन आर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड निकल के आई, लेकिन ये जो आर की वैल्यू है इस ट्रायंगल से, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम से आप इस आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जरा इस आर की वैल्यू फाइंड आउट करके यहां पे पुट कर देते हैं। यानी फ्रॉम राइट हैंड, जो राइट हैंड ट्रायंगल हो जाएगा, राइट यानी 90 डिग्री जो एंगल होता है, तो ये हो जाएगा आपका, यानी फ्रॉम ट्रायंगल फ्रॉम राइट ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? COP। यानी इस राइट एंगल ट्रायंगल से आर की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। देखिए यहां पे जो क्यूब था तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यूब आएगा जो है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब था तो ये आर की वैल्यू क्या होगी, क्यूब हो जाएगी। यहां पर भी आपकी वैल्यू, हाँ यहां पे तो स्क्वायर ही रहेगा, ठीक। अब इस आर की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए क्या आ जाएगी, यानी B इज इक्वल टू, B इक्वल टू पुट करिए उस आर की वैल्यू, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए स्क्वायर 2 पाई आई ए स्क्वायर 2 पाई अपॉन आर की वैल्यू क्या है, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, तो ये हो जाएगा आर क्यूब है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2, क्योंकि 1/2 ऑलरेडी है और ये 3 पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। अब यहां से जरा 2 से 2 को डिवाइड कर दीजिए, पाई को पाई से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा पाई पाई, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आ गई टोटल, यानी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आ गई ड्यू टू द होल सर्कुलर लूप की वजह से, एट पॉइंट पी पे आ गई मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड आई है ये केवल एक सर्कुलर लूप की वजह से आई है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन सर्कुलर लूप में कैपिटल एन हो तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, यानी इफ n is the number of turns in the circular loop, if n is the number of turns in the circular loop, then यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, देन मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला हो जाएगा उसको जरा कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि B इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास किसी एक सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड पता है एट पॉइंट P पे, तो उसमें कितने भी टर्न हो सर्कुलर लूप में, यानी 1 2 3 4 5 एंड n हो, तो हम जितने उसके सर्कुलर लूप यानी जितने नंबर ऑफ टर्न्स होते जाएंगे उसको उतने से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो वो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी होल सर्कुलर लूप के से जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स हों। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आ गई ड्यू टू द होल सर्कुलर लूप एट पॉइंट P। अब इसके आगे अगर क्वेश्चन आपसे कह दिया गया कि कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, यानी ये आपका जो सर्कुलर लूप है इसके सेंटर पे आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करिए। तो सेंटर का मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, 0, तो पुट कर दीजिए, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड
at the center magnetic field at the center of circular loop और सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप इट मीन्स x इक्वल टू 0, यानी ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहां पे 0x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन, और यहां पे x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे क्योंकि हमें सेंटर पे कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 0, x की जगह पे क्या पुट कर देंगे 0, और ये पावर 3/2। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप आ जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई ए स्क्वायर अपॉन ए क्यूब। ये क्या आ जाएगा, ए क्यूब आएगा। अब ये a की पावर 2 और एक इसमें 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप आ जाएगी 2 एन आई अपॉन ए। ये फार्मूला आपका आ जाएगा एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। यानी पहले आप क्या करिए, मैग्नेटिक फील्ड आपने कैलकुलेट किया किसी पॉइंट पे सर्कुलर लूप की वजह से, बाहर इसके पॉइंट पे आउटवर्ड जो यहां P पॉइंट है, उसके बाद आप सेंटर पे, और अक्सर कर पूछा जाता है कि किसी भी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो हमारे पास क्या फार्मूला आ गया, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। और इसमें न्यूमेरिकल कई बार पूछे गए हैं कि अगर हमें सर्कुलर लूप है उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, करंट गिवन होगी, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन होंगे, म्यू नॉट की वैल्यू ऑलरेडी आप जानते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू 10 पावर -7 होता है, 10 पावर 7 होता है, और उससे हम लोग म्यू नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, वो पुट कर देंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो हो गई सेंटर पे जो फार्मूला, हमने दोनों फार्मूले आपके कैलकुलेट कर दिए। अब मान लेते हैं आपके जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आ जाए, कहते हैं कि कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, फार्मूला आपको कैलकुलेट करने के लिए आ जाए। तो देखिए जरा, एक दूसरे मेथड से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ एनी सर्कुलर लूप के। ये तो मेथड था, और इसके जो फार्मूला हमने ड्राइव किया था उसी से हमने सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप से निकाल दिया जो है मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा एक है हमारे पास, अगर सर्कुलर लूप के सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना हो, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, यानी मैग्नेटिक फील्ड at the center of current carrying loop, ठीक है। ये अगर आपको दिया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला कैलकुलेट करिए एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, हम कैलकुलेट कर चुके हैं उस वाले मेथड से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप। पहले हमने क्या किया, एक्सिस पे कैलकुलेट कर लिया मैग्नेटिक फील्ड, और उसके बाद हमने सेंटर पे भी कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अगर आपसे ये डायरेक्ट कहा जाए, अगर एक्सिस पे कहा गया है, तब तो हम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे,
और उसमें अगर सेंटर भी जोड़ दिया गया एट द सेंटर तो हमारा ये, लेकिन अगर उन्होंने डायरेक्ट कहा है कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा देखिए। मान लेते हैं कि ये कोई आपका लूप है ये, और इसकी रेडियस क्या है स्मॉल ए, इसकी रेडियस ले लेते हैं स्मॉल ए, और ये जो डायरेक्शन है इसकी मैग्नेटिक फील्ड बी, ये ओ पॉइंट है। यहां से करंट हमें देखना है, करंट जो है ये जो आपकी करंट जा रही है ये डायरेक्शन जो करंट की है, अब इसके में हमें इस सर्कुलर लूप की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो बायट सेवर्ट लॉ इसमें भी अप्लाई करेंगे। इसमें भी हम क्या करेंगे, यहां पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट डेल्टा एल, बहुत छोटा सा एलिमेंट, डेल्टा एल का मतलब बहुत छोटा पार्ट एक ले लेंगे इसमें, करंट एलिमेंट बहुत छोटा, और उसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड बायट सेवर्ट लॉ की वजह से कैलकुलेट कर लेंगे, बायट सेवर्ट फार्मूला अप्लाई करके, और फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल सरकमफरेंस होगी उसको पुट करके हम मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप के कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहां पे बायट सेवर्ट लॉ अगर आप अप्लाई करिए तो मैग्नेटिक फील्ड इस स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से कितनी हो जाएगी, डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट आई फ्लो हो रही है यानी आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर। भाई ये तो अगर आप बायट सेवर्ट लॉ अप्लाई करिए, और ये थीटा कितना है यहां पे देखिए 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री जब आप पुट करेंगे तो ये डेल्टा बी इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल डेल्टा एल साइन 90 अपॉन ए स्क्वायर। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है, तो ये आ जाएगी डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो ये जो हमारा स्मॉल करंट एलिमेंट था इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये आई है, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, इस होल सर्कुलर लूप की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, या सिग्मा लगा दीजिए इसमें, जब आप सिग्मा लगा देंगे तो उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर एंड सिग्मा डेल्टा एल। और इसकी जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू होगी इस टोटल सरकमफरेंस के इसके इक्वल होगी, यानी जरा इसको वैल्यू हम लिख लेते हैं, यानी सिग्मा डेल्टा एल की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 पाई ए, और ये वैल्यू यहां पे पुट करिए तो b इक्वल टू आ जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर इंटू ये वैल्यू पुट करिए 2 पाई ए, तो a और a कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, पाई एंड पाई कैंसिल, सो b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2a। अब नंबर ऑफ टर्न्स 1 है इसमें, तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ गई एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स इसमें n हो तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। और शायद यही फार्मूला अभी हमने आपको इस वाले फार्मूले जो एक्सिस पे पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था, और एक्सिस पे कैलकुलेट करने के बाद फिर हमने सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था, तो वो वाला जो मेथड था हमारा, वहां पे क्या कह रहे थे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करिए एट द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, तो वो भी हमने कैलकुलेट किया था।
उसके बाद उसमें सेंटर पे जो हमने कैलकुलेट किया था तो फार्मूला यही आया था हमारा, B इक्वल टू म्यू नॉट NIA अपॉन 2A। लेकिन अब अगर आपसे डायरेक्ट कह दिया जाए कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, तो आप क्या मेथड अप्लाई करेंगे? ये जो मेथड हमने अप्लाई किया है ये आप अप्लाई करके सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप के पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। और न्यूमेरिकल्स में अगर नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है तो n की जगह आप पुट कर देंगे म्यू नॉट I और 2A की वैल्यू पुट करके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा आज का जो टॉपिक था मैग्नेटिक फील्ड काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है एट द सेंटर पे और जो करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे या एक्सिस पे कैलकुलेट करने के लिए, तो ये कई बार एग्जाम्स में आपके पूछे गए हैं। और जब भी आप ये जो इसका कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आप इससे पहले जो बायर-सेवर्ट लॉ है वो आप देखिए मतलब स्टडी किए होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने जब मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैलकुलेट किया तब भी हमने बायर-सेवर्ट लॉ अप्लाई किया, और जब हमने मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप कैलकुलेट तब भी हमने बायर-सेवर्ट लॉ अप्लाई किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बायर-सेवर्ट लॉ आपको आना चाहिए, और बायर-सेवर्ट लॉ से पहले मैग्नेटिक फील्ड की जो थ्योरी है कि मैग्नेटिक फील्ड है क्या, कैसे उसका डिस्कवरी हुई, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप किसी चैप्टर को कॉन्सेप्ट 100% क्लियर कर सकते हैं। यानी पॉइंट टू पॉइंट आपको चलना है, तभी आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा किसी भी टॉपिक का। तो मैं कहने का मेरा मतलब हमारा है मकसद कि लेक्चर नंबर 3 जो है, इससे पहले आप लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 देख लीजिए, उसके बाद लेक्चर नंबर 3 पे आप आइए तो सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपका चैप्टर का क्लियर हो जाएगा। और जब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब आप जो ये थ्योरी कंप्लीट होने के बाद जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत आसानी रहेगी, बहुत इजीली न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको पहले से आपका क्लियर होगा, सारे फार्मूले आपको आते होंगे, सारी थ्योरी आपको आती होगी, तो बहुत इजीली आप जो है सॉल्व कर सकते हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो जो भी हमने आज आपसे डिस्कस किया मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपके। और जो लोग भी हमारा चैनल लेक्चर वीडियो हमारी देखते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि उनके पास जो न्यू लेक्चर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे जैसे ही न्यू लेक्चर वीडियो पहुंचे चैनल पे हम जैसे ही दें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप आसानी से लेक्चर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिए कि जब भी आप लेक्चर वीडियो देखिए, क्योंकि हमने जो एक सीरियल वाइज चैप्टर वाइज लेक्चर वीडियो हमने दिया है, तो अगर आप शुरू से लेक्चर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप शुरुआत से देख सकते हैं, क्योंकि हर स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, टॉपिक वाइज लेक्चर वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। यानी आज जितना हमने प्रोवाइड किया, इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके सिलेबस में उसकी लेक्चर वीडियो प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके उसकी लेक्चर वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो यानी स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप लेक्चर वीडियो देखते रहिए तो सारे कॉन्सेप्ट फिजिक्स के आपके क्लियर हो जाएंगे, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज इतना ही आज की लेक्चर वीडियो में। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो फिर हम लेकर के आएंगे जिसमें हम एम्पियर सर्किटल लॉ डिस्कस करेंगे और उसके एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज इतना ही, थैंक यू।